हेलो एवरीवन। बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कल जो हमने टॉपिक किया था वो था कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। अब इसमें कल मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई थी, आज हम आगे इससे करेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन को एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन क्या था कि मेरे पास कोई एक अगर रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट बी में है, और रिलेशन एस है जो सेट बी से सेट सी में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ए सेट से लेके बी सेट तक रिलेशन आर है और बी से लेके सी तक रिलेशन एस है। देन हम जो है इसमें एस ओ आर बनाएंगे एक रिलेशन, ठीक है। एस ओ आर ये जो होगा सेट ए से सेट सी तक होगा, मतलब कि आर रिलेशन सेट ए से सेट बी में है, एस रिलेशन सेट बी से सेट सी में है, और जो एस ओ आर रिलेशन होगा वो ए से सी के बीच में होगा। देन एस ओ आर रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? एस ओ आर रिलेशन की जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में होगा, ए कॉमा सी की फॉर्म में, फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। मतलब कि जो मैंने बी एलिमेंट स्मॉल बी एलिमेंट निकाला है वो सेट बी में से आएगा, फॉर विच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस। ठीक है, हमने यहाँ से इसको याद रखना कि ए जो रिलेशन आर निकलेगा ए और बी के रिलेशन में, तो वहाँ से मेरे पास एक एलिमेंट आएगा ए कॉमा बी, और यहाँ से एक एलिमेंट आएगा बी कॉमा सी, और जो ए कॉमा सी एलिमेंट होगा वो एस ओ आर से रिलेट करेगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ तक तो आपने कल कर लिया था। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट सेट ए, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन आर मैंने जो बनाया वो बनाया 1 2 2 5 3 6 7 4। ठीक है, ये रिलेशन जो है ए पर ही है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशंस ऑन ए। और जो सेट एस होगा वो क्या होगा 1 4 7 5 3 7 4 3। देन एस ओ आर क्या बनेगा? अब देखिए एस ओ आर में इसमें क्या बनेगा, हमें क्या करना है, जैसे कि हम पिछले वाले से इसको रिलेट करते हैं कि मैंने जो ए कॉमा बी निकालना है वो आर से निकालना है, और जो बी कॉमा सी निकालना है वो एस से निकालना है। जब इन दोनों को हम निकाल लेंगे तो ए कॉमा सी जो आएगा, ठीक है, वो ही हमारा आंसर होगा एस ओ आर का। देन इसमें मुझे ए कॉमा बी निकालना है यहाँ से, सच दैट कि बी कॉमा सी भी आए। मतलब कि मैं ए कॉमा बी ऐसे निकालूंगा ताकि बी कॉमा सी जब निकालना हो तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम हो। ठीक है, तो इसमें हम जो एलिमेंट निकालेंगे वो निकालेंगे 7,4। मैंने रिलेशन आर से 7,4 को निकाला जो कि ए और बी का काम करेगा। फिर मैंने एस से निकाला 4,3 जो बी और सी का काम करेगा। अब देखो इसमें 4 और 4 दोनों सेम है, और यहाँ पे बी और बी दोनों सेम है। ठीक है, तो ए और सी के हिसाब से 7,3 आंसर आएगा। तो इसका मतलब एस ओ आर क्या बनेगा 7,3। और आर ओ एस अगर मैंने लेना हो तो आर ओ एस में सिमिलरली जैसे मैंने इसमें एलिमेंट निकाले वैसे ही आर ओ एस के लिए निकलेंगे। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, यही दोनों आएंगे आंसर 3,4 और 4,6। ठीक है, तो ये एस ओ आर और आर ओ एस आ गया। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस में हम एक कुछ थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम्स, जो थ्योरम फर्स्ट है वो है लेट ए बी एंड सी बी सेट्स। मान लो ए बी और सी सेट्स है और आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर जो रिलेशन है वो ए टू बी में है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं कि ए से लेके बी तक के सेट में रिलेशन आर इसको रिलेट करता है। ठीक है, एंड एस इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी के लिए जो रिलेशन है वो एस है। ठीक है, हमने इसको ऐसे शो कर दिया। देन हमें ये प्रूव करना है कि एस ओ आर का इन्वर्स वो बराबर होगा आर इन्वर्स ओ एस इन्वर्स के। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। लेट सी बिलोंगिंग टू कैपिटल सी, हमारे पास 3 सेट है ए बी और सी। मैंने इस सी सेट में से कोई एक सी एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, इसको हमने कैपिटल सी और स्मॉल सी से इसको डिनोट किया हुआ है। तो मेरे पास स्मॉल सी मैंने निकाला कैपिटल सी सेट से, एंड ए निकाला कैपिटल ए सेट से। ठीक है, उसके बाद देन सी कॉम आए। अब देखो इसमें एक चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है, वो ये देख लो कि जब मैंने ए और बी से आर रिलेशन लिखा और बी और सी से एस रिलेशन लिखा तो एस ओ आर में बनेगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसको एस ओ आर लिखा जाएगा ना कि आर ओ एस लिखा जाएगा। तो एस ओ आर का रिलेशन का जो आंसर आएगा ए कॉमा सी आएगा। इसको याद रखना कि आर और एस, आर पहले है एस बाद में है, तो इसमें एस पहले और आर बाद में है, तब जाके आंसर तुम्हारा ए ओ सी माना जाएगा। अब इसमें वही चीज़ अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ पर कि अगर सी देन सी कॉमा ए जो बिलोंग करेगा वो एस ओ आर इन्वर्स को करेगा। मतलब कि ए कॉमा सी तो बिलोंग कर रहा था एस ओ आर को। ठीक है, एस ओ आर को बिलोंग कर रहा था ए कॉमा सी, लेकिन मैंने इसका इन्वर्स निकाला। तो इन्वर्स में मैंने बताया था फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब एस ओ आर इन्वर्स में क्या आएगा सी कॉमा ए। इफ़ एंड ओनली इफ, अब यहाँ पे देखो वो कंडीशन भी आ गई है कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या होगी कि एस ओ आर का जो एलिमेंट है मतलब ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा एस ओ आर को, तभी इसका इन्वर्स ये वाला बनेगा। ठीक है,
उसके बाद नाउ ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू एस ओ आर। अब मुझे पता है कि ए कॉमा सी जो है बिलोंग करता है एस ओ आर को, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट बी एंड सी। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मैंने बोल दिया कि ए से सी तक जब मैं कोई रिलेशन निकाल रहा हूँ वो निकलता है एस ओ आर, ठीक है, और एस ओ आर निकलता है तो इसमें जो एलिमेंट थे वो ए कॉमा सी थे। अब ए कॉमा सी आया कैसे होगा, बीच में कोई बी भी तो होगा, है ना, क्योंकि इस रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है और इस ऐसे रिलेशन में अगर बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी आंसर कब आएगा, जब बीच में कोई बी आ रहा होगा। तो हमने वहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि अगर ए कॉमा सी बिलोंग करता है एस ओ आर को, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बी एग्जिस्ट करता है जो कैपिटल बी से निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसे है ये चीज़, ये लाइन ज़रूर समझ लेना अच्छे से क्योंकि आगे की थ्योरम्स में भी यही काम आएगा। उसके बाद ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ कि ए कोमा बी बिलोंग करता है कैपिटल आर को, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस, बी कोमा सी बिलोंग करता है कैपिटल एस को। तो अगर हम उसका इन्वर्स निकालें तो बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर इन्वर्स को और सी कोमा बी बिलोंग करेगा एस इन्वर्स को, ठीक है। ऑब्वियसली समझ आ गया होगा ये। उसके बाद अब इसी को मैं कन्वर्सली लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ मैंने पहले लिख दी और ये वाली चीज़ बाद में लिख दी है, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हमने सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है इसको। तो सी कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये दोनों लाइन सेम है, बस मैंने इसको एक्सचेंज किया इधर उधर। उसके बाद अगर सी कॉमा बी बिलोंग करता है एस इनवर्स को और बी कॉमा ए बिलोंग करता है आर इनवर्स को, तो सी कॉमा ए बन जाएगा फिर तो, ठीक है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे निकलते हैं तो सी कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स को। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिलेशंस को ऐसे निकाल रहे हैं तो उसका ऑपोजिट लिखा जाएगा। तो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का को क्या बिलोंग करेगा, सी कॉमा ए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, हमने यहाँ पे लिखा था कि सी कॉमा ए बिलोंग करता है एस ओ आर के इनवर्स को, और यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी कॉमा ए बिलोंग करता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स को। तो इसका मतलब दोनों सेम है, मतलब दोनों बराबर है। तो इससे हमने यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि सी कॉमा ए इसको भी बिलोंग करता है और सी कॉमा पे ए जो है इसको भी बिलोंग करता है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है लेट ए बी सी डी आर सेट्स। हमने ए बी सी डी 4 सेट माने हैं यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे पास ए बी सी और डी 4 सेट है मेरे पास। सपोज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मान लो ए टू बी तक जो रिलेशन है वो आर है, यहाँ पे मैंने इसको आर लिखा, और एस इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सी से जो रिलेशन रिलेट करता है वो एस है, और टी जो रिलेशन है वो सी और डी के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। देन शो दैट, हमें शो ये करना है कि आर ओ एस ब्रैकेट ओ टी इज इक्वल टू आर ओ ब्रैकेट स्टार्ट एस ओ टी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। एक तरह से अगर आप देखें इसमें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव करते थे ना, ब्रैकेट इधर उधर डिस्प्लेस कर देते थे तो फिर हमें इसको इक्वल प्रूव करना होता था, सेम वैसे ही हम काम कर रहे हैं इसमें। हमने लेट किया, अब ये देखो एक चीज़, जैसे हम पहले काम कर रहे थे कि आर ओ एस, सिमिलरली हम इसको एक एंटिटी मानेंगे कि आर ओ एस एक ही चीज़ है, इसको हम एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। ओ टी, तो हम इसको एक तरह से ये दिख रहे हैं कि ये वाली टर्म ओ टी, इन दोनों को चेक कर रहे हैं हम। तो ए कॉमा डी अगर बिलोंग करता है इसको, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू सी, इसका मतलब कोई ना कोई सी बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ से ए निकाला, यहाँ से बी निकाला, यहाँ से सी निकाला और यहाँ से डी निकाला गया, तो अगर हम ए से डी का कोई रिलेशन बना रहे हैं इसका मतलब कोई सी भी एग्जिस्ट करता होगा बीच में। तो हमने यहाँ पे लिखा देयर एग्जिस्ट सी, जो कि सी से बिलोंग करता है, सच दैट। अब सच दैट क्या है, अब देखो धीरे धीरे ना हम इसमें रिलेशन, हम इसको धीरे धीरे यहाँ से लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम ए और डी से हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हम सी और बी के पास पहुँचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सी के पास पहुँचा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आर ओ एस जो है ए सी से बिलोंग करता होगा, ठीक है, और सी डी बिलोंग करता होगा टी को। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे हमने अभी जो लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में ऐसे क्या था, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि रिलेशन आर में ए कॉमा बी है और एस में बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा एस ओ आर को, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने अगर आर ओ एस लिखा है, यहाँ पे अगर मैंने आर ओ एस लिखा है तो आर ओ एस और टी, ये मेरे पास आर ओ एस और टी है। मैंने बोला कि आर ओ एस में ए कॉमा डी है, ये आर ओ एस में ए कॉमा डी है, और टी हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रूव करवाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ।
कि मान लो हमारे पास आर से लेके टी तक हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे आर ओ एस का टी के साथ ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। आर ओ एस ओ टी ऑपरेशन नहीं है, सॉरी, आर ओ एस ओ टी। तो मैंने आर ओ एस और टी का बनाना है। तो ये देखो हमारे पास कि हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ रहा है, मैंने बोला कि इन दोनों का अगर मैं इकट्ठे करूँ तो जाके ए कॉमा डी आंसर आता है। ये आया मेरे पास ए कॉमा डी आंसर, ठीक है। ओवरऑल आंसर आता है ए कॉमा डी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई ए कॉमा सी बिलोंग करता होगा और यहाँ पे कोई सी कॉमा डी बिलोंग करता होगा, ठीक है। आ रही बात समझ? जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था, तो इस बार ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, बस इसको हम एक एंटिटी मान के चलेंगे बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये था ना आर ओ एस, आर और एस था, तो यहाँ पे आर एक चीज़ थी और एस एक चीज़ थी। इसी तरह हम आर ओ एस जो यहाँ पे है ना, हम इसको एक ही चीज़ मान के चलेंगे, इस आर ओ एस को एक ही चीज़ मान के चलेंगे। तो हमारे पास हमने ये देखा कि इसका मतलब कोई ए कॉमा सी यहाँ पे होगा और सी कॉमा डी यहाँ पे होगा। जब इन दोनों को इकट्ठे किया, आर ओ एस ओ टी किया, तो यहाँ से आंसर ए और डी आया सिर्फ, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक। तो हमने लिखा देन देयर एग्जिस्ट सम सी, ठीक है, सच दैट सी ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट जो हमारे पास ए और सी है, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर ओ एस को और सी कॉमा डी बिलोंग करेगा टी को, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। सिंस ए कॉमा सी, क्योंकि सिंस ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर ओ एस को, सो देयर एग्जिस्ट बी इन बी। अब धीरे धीरे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब क्योंकि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर ओ एस को, ठीक है, और सी कॉमा डी बिलोंग करता है टी को। अब यहाँ पे हमने लिखा सिंस ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर ओ एस को, सो देयर एग्जिस्ट बी इन बी। अब देखो हम धीरे धीरे हमने क्या बोला, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो पहले मैंने इसको ब्रेक डाउन कैसे किया, ये तीन इसमें बीच में दो डॉट्स आ चुकी है ना, तो तीन रिलेशन आपस में रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके सिंगल में आ रहे हैं। तो पहले तो मैंने इसको एक मान के इन दोनों को ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जब ये दोनों ब्रेक डाउन हो गए, अब मैं सिर्फ आर ओ एस के पास आऊँगा। तो आर ओ एस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ए कॉमा सी, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर ओ एस को। अगर ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर ओ एस को, तो इसका मतलब कोई ना कोई बी बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ए कॉमा सी बिलोंग करता है, इसका मतलब बीच में कोई बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सो देयर एग्जिस्ट बी इन बी सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग करता होगा एक आर को, ठीक है। अभी बी बीच में कैसे आएगा कि आर जो है वो ए कॉमा बी बिलोंग करता होगा और एस में जो बिलोंग करता होगा वो होगा बी कॉमा सी, ठीक है। तभी तो ये कॉमा सी आंसर आया होगा आर ओ एस का, ठीक है। सो हमने लिखा बी इन बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एस को, ठीक है। उसके बाद नाउ बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एस, बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एस एंड सी कॉमा टी डी बिलोंगिंग टू टी। हमने इसको इस बार लिया एस ओ टी के रिलेशन लिए, हमने इन दोनों के रिलेशन लिए एस ओ टी के। अगर एस और टी के ये रिलेशन है कि बी सी इसको बिलोंग करता है, सी डी इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बी डी किसको बिलोंग करेगा, एस ओ टी को। तो इसका मतलब बी डी बिलोंग कर रहा है एस ओ टी को, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। इसके बाद उसके बाद देखो यहाँ पे, अब क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा था आर को और बी कोमा डी बिलोंग कर रहा है एस ओ टी को, तो इसका मतलब ए और डी किसको बिलोंग करेगा, आर ओ एस ओ टी को। क्योंकि ये देखो ये पूरा हमने इसको एक ही मान के चलना है, कंप्लीटली एक मान के चलना है। तो इसका मतलब कि आर ओ और एस ओ टी अलग से, तो ये इसको हमने ऐसे प्रूव कर दिया था कि ये जो ए और डी है वो बिलोंग करता है आर ओ एस ओ टी ब्रैकेट को, ठीक है। तो देयर फोर यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि आर ओ एस, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, इससे स्टार्ट किया था और लास्ट में आंसर कहाँ तक आया, यहाँ तक आंसर आया। इसका मतलब वो चीज़ जो है वो इसका सबसेट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये चीज़ इसकी सबसेट है। सिमिलरली हम इसी प्रोसेस को ऐसे दोबारा से कन्वर्सली भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने इस बार इस ब्रैकेट से स्टार्ट किया तो मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो वो ऊपर दूसरे वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार सेम चीज़ करने के बजाय हमने यहाँ पे लिख दिया कि सिमिलरली कि आर ओ एस एन ओ एस ओ टी ब्रैकेट वो भी सबसेट होगा दूसरे वाले का। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों चीज़ें बराबर है। ये भी सिंपल सी चीज़ें समझ आ गई होगी, इसको आप एक बार प्रॉपरली साथ साथ लिख के करना, ईजिली समझ आ जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। मान लो कि आर रिलेशन है वो एक्स से लेके वाई की तरफ है एंड x1 x2 भी टू सबसेट्स ऑफ x। अब इस x के दो सबसेट हैं x1 और x2, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट मैंने इसका बना दिया है। उसके बाद हमें कुछ ये पार्ट्स वेरीफाई प्रूफ करवाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूव करवा रहे हैं जिसमें है कि x1 सबसेट इक्वल टू x2, ये हमने प्रूव करना है। इम्प्लाइज दैट
कि Rx1 सबसेट इक्वल टू होगा Rx2 के। तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। लेट बी बिलोंगिंग टू Rx1, सबसे पहले लेट कर लो कि बी बिलोंग करता है Rx1 को। हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी बिलोंग करता है Rx1 को, क्योंकि सिंस जबकि बी बिलोंग कर रहा है Rx1 को, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट कोई ए बिलोंग करता होगा x1 को। ठीक है, अगर बी बिलोंग कर रहा है Rx1 को, तो इसका मतलब कोई ए बिलोंग करेगा x1 को, सच दैट, तब कंडीशन क्या होगी कि ए कॉमा बी, तभी तो इसमें बिलोंग करेंगे Rx1 में। एक्चुअली Rx1 में ना दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ए कॉमा बी में। अगर मैंने बोला कि Rx1 को बी बिलोंग करता है, इसका मतलब ए बिलोंग करता होगा x1 को, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया कि सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है टोटली पूरा Rx1 को। बट हमें गिवन क्या चीज़ है यहाँ पे, सॉरी, हमें ये प्रूव करना है और ये हमें दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है, हमने इसका यहाँ पे नोट किया कि मुझे दिया हुआ है कि x1 सबसेट इक्वल टू x2। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि जब x1 x2 का सबसेट है, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे a बिलोंग कर रहा था x1 को, तो इसका मतलब a बिलोंग करता होगा x2 को भी, क्योंकि x1 तो सबसेट है x2 का और बराबर भी हो सकता, बराबर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब a x2 को भी बिलोंग करेगा। अब आगे हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि एज a बिलोंगिंग टू x2, तो इसका मतलब b भी बिलोंग करेगा Rx2 को। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर a बिलोंग कर रहा है x2 को, तो b बिलोंग करेगा अपना Rx2 को। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है कि हमारे पास लगभग कंडीशन सेम ही आ रही है, x1 वाली भी और x2 वाली भी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि Rx1 जो है सबसेट इक्वल टू है Rx2 के। ठीक है, सिंपल सा ये टॉपिक था, ये थ्योरम का पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं कि R ब्रैकेट x1 यूनियन x2 इज इक्वल टू Rx1 यूनियन Rx2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इसको ध्यान से समझना। अब इसमें लेट हमने किया कि b बिलोंगिंग टू Rx1 यूनियन x2, कुछ चीज़ें ऊपर वाली सेम चलेंगी। कि मान लिया हमने b बिलोंग कर रहा है Rx1 यूनियन x2 को, इस पूरे को हमने लेट कर लिया कि इसमें से कोई एक एलिमेंट निकाला मैंने b, और वो इसको बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने एलिमेंट इसमें से निकाला है। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम, तो इसका मतलब कुछ एग्जिस्ट करेगा a जो इसको बिलोंग कर रहा होगा, जैसे कि हमने ऊपर किया था सेम वैसी चीज़ चल रही है। ठीक है, उसके बाद सच दैट, फिर वही चीज़ हमने लिखी कि सच दैट a कॉमा b बिलोंग कर रहा होगा इस पूरे को, Rx1 यूनियन x2 को। नाउ a बिलोंग कर रहा था x1 यूनियन x2 को, दिस इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब क्या है कि a बिलोंग कर रहा होगा x1 को भी और a बिलोंग कर रहा होगा x2 को भी। ठीक है, ये चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद इफ़, अब हम दोनों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन लेके चले हम, इफ़ a बिलोंग टू x1 इम्प्लाइज दैट, अगर a बिलोंग कर रहा है x1 को, तो b बिलोंग करेगा Rx1 को, वही सेम कंडीशन। सिमिलरली अगर a बिलोंग कर रहा है x2 को, तो b बिलोंग करेगा Rx2 को। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है वाली। सो b बिलोंग करेगा इन दोनों के यूनियन को भी। यूनियन में क्या होता है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब b बिलोंग करेगा Rx1 यूनियन Rx2 को। देयरफॉर Rx1 यूनियन x2, अब मैंने दोनों को इकट्ठे वैसे ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका मतलब जो ये वाला है, ठीक है, ये भी, इसको भी b बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी b बिलोंग कर रहा है, इसके यूनियन को भी b बिलोंग करता है। हमने तो यहाँ पे इकट्ठे ब्रैकेट में डाल के तब उसका r किया था। अब लेकिन यहाँ पे Rx1 यूनियन Rx2 है, ये भी b, इसमें भी b बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो Rx1 यूनियन x2 है, ये इसका सबसेट है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। अब दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से हम इसको आगे लेके चलते हैं कि अगर x1 सबसेट इक्वल टू x1 यूनियन x2 एंड x2 सबसेट इक्वल टू x1 यूनियन x2। ठीक है, वही चीज़ है जो हमने ऊपर यूज़ कर रहे थे कि x1 अगर सबसेट इक्वल टू x1 यूनियन x2 का है, तो x2 भी होगा वैसे इसका सबसेट। ठीक है, उसके बाद बाय पार्ट वन में हमने ऐसे कुछ प्रूव किया था कि Rx1 सबसेट इक्वल टू होगा Rx1 यूनियन x2 के, और Rx2 सबसेट इक्वल टू होगा Rx1 यूनियन x2 के। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ये भी प्रूव कर दी है कि इन दोनों का यूनियन जो है वो भी सबसेट इक्वल टू Rx1 यूनियन x2 का है। अब ये चीज़ हमने इसी का कन्वर्स यहाँ पे प्रूव किया था अभी, ठीक है, फर्स्ट में, और उसी का फर्स्ट का कन्वर्स हमने सेकंड में भी प्रूव कर दिया है। तो जब हमने दोनों के कन्वर्स प्रूव कर दिए कि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब कि दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि Rx1 यूनियन x2 बराबर है Rx1 यूनियन Rx2 के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास पार्ट है, थर्ड पार्ट है कि Rx1 इंटरसेक्शन x2 सबसेट इक्वल टू Rx1 इंटरसेक्शन Rx2। लगभग ये सेकंड की तरह का ही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व करना थोड़ा इजी है इंटरसेक्शन वाला।
इसमें क्या होगा कि हमने इसमें भी ऐसे स्टार्ट करना है कि लेट बी बिलोंग करता है R(x1) इंटरसेक्शन x2 के, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब कोई ए एग्जिस्ट कर रहा होगा जो x1 इंटरसेक्शन x2 से निकाला गया होगा, सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R(x1) यूनियन x2 से, सॉरी इंटरसेक्शन x2 से। नाउ ए बिलोंग करता है x1 यूनियन इंटरसेक्शन x2 से, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बिलोंग कर रहा है x1 को और ए बिलोंग करेगा x2 को भी, क्योंकि दोनों के ही इंटरसेक्शन का सबसेट है वो। बी बिलोंगिंग टू R(x1), अगर ए बिलोंग कर रहा है x1 को तो बी बिलोंग करेगा R(x1) को, अगर ए बिलोंग कर रहा है x2 को तो बी बिलोंग करेगा R(x2) को। तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन अगर हम करें तो उन दोनों को बी बिलोंग करेगा, ठीक है। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि R(x1) इंटरसेक्शन x2 सबसेट इक्वल टू है R(x1) इंटरसेक्शन R(x2) के। ये सिंपल सीधी चीज़ ही बनी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में पहले डेफिनेशन रीड कर रहे हैं हम। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट एक्स। हमने कोई सेट एक्स लिया है और वो नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है वो, ठीक है। उसमें कोई आर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको याद होगा हमने पहले किया हुआ है कि जिसमें आप रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसिविटी और सिमेट्रिक ये आप प्रूव कर दे तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है वो। अब हमने आर पहले से ही इक्विवेलेंस रिलेशन लिया है जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स से निकाला गया है, ठीक है, सबसेट पर है। लेट ए बिलोंगिंग टू एक्स, हमने उस x जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से हमने कोई a एलिमेंट निकाला। देन इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है कि उसी के अंदर जो और एलिमेंट्स होंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a डिनोटेड बाय a, इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मैंने कोई a एलिमेंट निकाला x सेट से तो उस a की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसका आंसर क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसकी फॉर्म होगी कोई दूसरा एलिमेंट b, ठीक है, जो कि x से ही बिलोंग करेगा और वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ए तो मैंने लेट किया था, अगर ये ए जो है इक्विवेलेंस क्लास हमने ए की निकालनी है तो वो कोई बी आएगी और वो बी भी एक्स में से निकाला गया होगा और दोनों रिलेट करेंगे आपस में, बी रिलेटेड टू ए। इसको एग्जाम्पल से समझ लो। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। हमने कोई ए लिया सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है और रिलेशन आर लिया जिसमें है 1 1 2 1 1 2 2 2 और 3 3। अब मैंने एक चीज़ लिया कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि हमने कोई एक एलिमेंट लेना जो एक्स से निकाला गया हो, तो इस बार मेरे पास ए सेट है तो मुझे ए में से कोई एक एलिमेंट निकालना है। मैंने 1 निकाल लिया तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है मैंने। तो इक्विवेलेंस क्लास जिसके निकलती है उसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट आती है, तो मैंने बोला कि 1 के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसकी मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे आएगा, अब देखो तुम्हें ये चेक करना है इस रिलेशन में कि 1 जो है, ठीक है, 1 के साथ रिलेशन में कौन कौन है। यहाँ पे 1 के साथ रिलेशन में 2 है, ठीक है, और 1 है। 1 के साथ रिलेशन में 2 और 1 दोनों है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास आंसर आएगा कि 1 और 2, कि 1 और 2 बिलोंग जो है वो सिर्फ 1 और 2 ही रिलेट करते हैं 1 को, ठीक है। जैसे 1 से रिलेट कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है 1, तो इसका मतलब यही दोनों आंसर है इसके। सिमिलरली अगर हम 2 के लिए चेक करें तो 2 को रिलेट कौन करेगा, जैसे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 2 को रिलेट 1 भी कर रहा है, 2 को रिलेट 2 भी कर रहा है, तो हमारे पास 2 आंसर हो गए, 2 और 1, ठीक है, ये दोनों रिलेट करेंगे। सिमिलरली हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन आ रहा है कि 3 को रिलेट कर रहा है 3, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास, कोई भी 2 इक्विवेलेंट क्लास आप ले लो, वो या तो डिसजॉइंट होंगी, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगे वो, या फिर वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं जैसे कि 1 और 2, 2 और 1 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, और वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं जैसे कि मान लो मैंने 1 2 और 3 का देख लिया तो ये बिल्कुल ही डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। तो उसके बाद अब हम इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कौन कौन सी हैं, वो है 1 और 3, कि 1 का आंसर अगर ये है और 3 का आंसर ये है तो दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कि दोनों सेम नहीं है। आइडेंटिकल तो है ही नहीं, सेम तो बोल नहीं सकते, आइडेंटिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं ए की वैल्यू अगर हम ए को चेक कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू अगर 1 यूनियन 3 करें, मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास, इन दोनों को अगर हम यूनियन करें तो इसमें क्या है, और या फिर इंटरसेक्शन कर दें, दोनों ही फाई आएंगे, ठीक है। देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा इक्विवेलेंस क्लास, ये कैसे हमने निकाली है इक्विवेलेंस क्लास, आपको इसी एग्जांपल से प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।